तो कल हमारा कहाँ तक हो गया था? हमने ये इमर्शन इफेक्ट एंड रेड डॉट इफेक्ट देख लिया था। जस्ट कंफर्म कि आप लोगों को आवाज़ और ये पीडीएफ दिख रही है, प्लीज कंफर्म एक बार। ओके, सो हमने कल इमर्शन इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप देख लिया था कि इमर्शन इफेक्ट, फिर उसे इमर्शन एनहेंसमेंट भी जिसे बोलते हैं, ठीक है। एनहेंसमेंट कैसे? जब उसने दो डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ यूज करी साइमल्टेनियसली एक साथ, तब उसने देखा कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था वो हाई था, जिससे उसने ये कंक्लूड किया कि देयर आर टू फोटो सिस्टम इन प्लांट्स, नॉट ओनली सिंगल फोटो सिस्टम बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम इन प्लांट। ओके, सो ये अगर रीड करके खत्म करते हैं इसको, ये रह गया था कल। सो व्हेन साइमल्टेनियसली शॉर्ट एंड लॉन्ग वेवलेंथ वर गिवन एट द rate of photosynthesis was enhanced, this was called as emergence enhancement और emergence effect। ठीक है, डेफिनेशन है, अगर बाद में कभी भूल जाते हो तो लिखा हुआ है। तो आउटकम क्या निकाला हमने अबव एक्सपेरिमेंट से? तो इसमें हमने आउटकम क्या निकाला था? एनहेंसमेंट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू फोटो सिस्टम, है ना। बिकॉज अगर एक फोटो सिस्टम होता तो उसको तो हमने डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ दी, तभी हाईएस्ट जो हमें हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिला था वो हमें मिला था भाई 53, है ना। हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें 53 मिला था एक से। तो अगर एक होता तो हाईएस्ट यही होना चाहिए था, है ना, 53। बट उसने कंक्लूड क्या किया कि हमने जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ एक साथ दी, तब हमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिला 72। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि देयर आर टू फोटो सिस्टम, सिंगल फोटो सिस्टम नहीं काम करते हुए दो फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं। वो कैसे हैं, कौन कौन से दो फोटो सिस्टम है, वो हम देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो ये दो फोटो सिस्टम है कंक्लूड किया उसने। तो उसमें से एक फोटो सिस्टम है 700 नैनोमीटर अब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा वाला जैसे मैंने बोला था 650 to 680 नैनोमीटर लेते हैं उसे। उसने 653 से 680 को ही लिया था। तो लेकिन हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आगे से उसको 680 ही मान के चलते हैं, 680। तो एक फोटो सिस्टम है जो लाइट अब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर पे, और एक फोटो सिस्टम है जहाँ पे लाइट अब्जॉर्ब होती है 680 नैनोमीटर पे। दोनों फोटो सिस्टम जब एक साथ काम करते हैं तो फोटोसिंथेसिस सबसे हाई होता है, तो फोटोसिंथेसिस सबसे हाई होता है, ठीक है। अभी तक इतना समझ में आ गया? ये पीछे वाला कहानी कल का अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिया हो तो अभी तक क्लियर होगा ये सब चीजें। अभी जो आता है वो मेन टॉपिक शुरू होता है जो एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। तो आई होप यू ऑल आर विद मी। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर ये टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हाँ, दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, तो उससे पहले एक डेफिनेशन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसको बोलते हैं क्वांटोसोम। अब क्वांटोसोम क्या होता है? अब क्वांटोसोम इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल व्हिच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जैसे हमने बहुत सारे पिगमेंट्स पढ़े थे फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल के डिफरेंट टाइप्स, फिर कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ठीक है, ज़ैंथोफिल्स के टाइप्स, कैरोटीनॉइड्स के टाइप्स। तो ये सारे पिगमेंट्स हैं। तो ये सारे पिगमेंट्स का जो कलेक्शन, ये सारे पिगमेंट्स का एक ग्रुप, इन सारे पिगमेंट्स का एक कलेक्शन को हम बोलेंगे क्वांटोसोम, ठीक है। सारे पिगमेंट्स का एक कलेक्शन जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्वांटोसोम, ठीक है। इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। दिखाऊंगा कैसा दिखता है ये भी। कलेक्शन ऑफ पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, सिंपल। क्वांटोसोम क्या है? वो सारे पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाले हैं, उस पूरे को हम बोलते हैं क्वांटोसोम, सिंपल चीज, ठीक है। नेक्स्ट है, थोड़ा इसको आपको देखने में इश्यू हो सकता है बिकॉज थोड़ा छोटा लिखा हुआ है और हैंड राइटिंग भी कुछ ज़्यादा ही साफ है, इसलिए। बट धीरे धीरे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे पढ़ेंगे, इसी से चलेंगे। अब देखो क्वांटोसोम क्या होता है? फोटोसिंथेटिक यूनिट। जो क्वांटोसोम है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट। व्हाई? बिकॉज अगर वही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज दैट इज द यूनिट। वो यूनिट के बिना फोटोसिंथेसिस होना इम्पॉसिबल है। चाहे आपके पास सारे रॉ मटेरियल हो, आपके पास चाहे लाइट हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, आपके पास वाटर हो, सब हो, बट अगर फोटोसिंथेटिक यूनिट यानी क्लोरोफिल या कैरोटीनॉइड्स, एंथोफिल्स, अगर ये सब अवेलेबल नहीं है तो आप फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। बिकॉज क्लोरोफिल है जो मेन इनिशिएट करता है प्रोसेस को। उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल, जैसे हमने कल भी क्वेश्चन किया था, वो है क्लोरोफिल ए। अब सबको अभी तक याद होगा, क्लोरोफिल ए की बात चल रही है यहाँ पे। तो क्वांटोसोम क्या है? नथिंग बट अ फोटोसिंथेटिक यूनिट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नेसेसरी। जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नेसेसरी हैं उनका एक कलेक्शन है, ठीक है। अब देखिए, ये होता है फोटोसिंथेसिस, इसको बोलते हैं एक क्वांटोसोम। पॉइंटर लेता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो दिस। अब यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स मतलब
मेन वाले पिगमेंट को छोड़ के बाकी सारे को इन्होंने नाम दे दिया एसेसरी पिगमेंट। हमारा रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल कौन है? रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल देखो कौन है? क्लोरोफिल ए, CHA, यानी क्लोरोफिल ए। तो हर जगह आपको एब्रीवेटेड दिखेगा, हर जगह क्लोरोफिल ए नहीं लिखा हुआ है, हर जगह क्लोरोफिल ए, CHA लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है क्वांटोसोम। दिस एंटायर थिंग इज वन क्वांटोसोम, दिस एंटायर थिंग, ओके, इसे एक क्वांटोसोम बोलते हैं। ओके, आई विल यूज रेड। This entire thing is a quantosome. Why it is a quantosome? Because it has a collection of all the pigments ना, इसके अंदर सारे pigments का collection है। उसमें जो सबसे important है वो है क्लोरोफिल ए, जिसको नाम दिया है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल, बिकॉज वहां से रिएक्शन इनिशिएट होगा। और जितने भी बाकी आजू बाजू में हैं प्रेजेंट, उनको हमने नाम दे दिया है भाई ये हैं एसेसरी पिगमेंट्स। क्या है ये? एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। ये अलॉन्ग विद दिस, ये जो ब्लैक कलर से ये यहाँ से आ रहे हैं, दिस इज डायरेक्ट सनलाइट, ओके, दिस इज डायरेक्ट सनलाइट। सनलाइट पड़ेगी क्लोरोफिल के ऊपर, ठीक है, सनलाइट डायरेक्टली पड़ेगी क्लोरोफिल के ऊपर, सनलाइट रीच करेगी वहां तक क्लोरोफिल के ऊपर, ठीक है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को लाइक क्लोरोफिल अलोंग विद द एसेसरी पिगमेंट्स एंड एवरीथिंग वी गिव, इसको एक नाम दिया गया है जिसका नाम है एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसको एक नाम दिया गया है जिसका नाम है एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कोई पूछेगा नहीं एंटीना कॉम्प्लेक्स, बस एक नाम दिया गया है, कहीं कोई अगर आ जाता है कहीं पे कंफ्यूज मत होना, एंटीना कॉम्प्लेक्स इसी को बोलते हैं। क्लोरोफिल ए अलोंग विद इट्स एसेसरी पिगमेंट्स को हम ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल एसेसरी पिगमेंट्स। अब देखो, अब ये चीज तो हमें पता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। व्हाट इज इट वर्क मतलब शिवम? एक मिनट, हाँ अब बोलो, अब बोलो, वापस बोलो। काम क्या तो मतलब काम क्या करते हैं? काम? जो ये पूरी यूनिट है ये काम क्या करती है प्लांट में? हाँ वही पढ़ेंगे ना यार, वही पढ़ेंगे, ये आगे शीट वही बता रही है ना, और क्या काम करती है सारा वही एक्सप्लेन कर रहा है टॉपिक पे ही है। एक बार एटलीस्ट बेसिक्स तो समझो, उसके बाद क्या काम करती है वो भी देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया एंटीना कॉम्प्लेक्स ये क्या काम करती है? फोटोसिंथेसिस ही करेगी, फोटोसिंथेसिस सीख रहे हैं हम, समझ में आएगा। देखो इतना इतना समझ के वो इंपॉर्टेंट है। ये देखो, वी नो डिफरेंट पिगमेंट्स अब्सॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ, सब एग्री करते हैं इसमें, डिफरेंट पिगमेंट्स अब्सॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ। ये भी ये पता होगा, डिफरेंट जो कलर्स हम देख पाते हैं, दैट कलर इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, है ना। वो कलर डिफरेंट वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करना से कलर प्रोड्यूस होता है, अलग अलग टाइप के कलर, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। वी नो डिफरेंट पिगमेंट्स अब्सॉर्ब डिफरेंट कलर, ठीक है। एंड लाइट इज अब्सॉर्ब्ड इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। फोटॉन्स इज लाइट पार्टिकल्स, लाइट के पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। तो वो पैकेट्स के फॉर्म में लाइट अब्सॉर्ब करता है प्लांट, ठीक है। उस पैकेट के फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में ये लाइट अब्सॉर्ब करता है हमारे ये जितने भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। याद रखने के लिए वहां पर आपको दिया हुआ है साइड में। ओके, अब ये देखो ये क्या बोल रहा है। When light falls on each pigment, they get excited and start transferring their energy to the reaction center, that is chlorophyll. अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बोली, क्या होता है देखो, रिएक्शन सेंटर तो है क्लोरोफिल ए, रिएक्शन सेंटर मतलब रिएक्शन इनिशिएट करेगा वही, बट उसको रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए उसको चाहिए एनर्जी, ठीक है। उसको चाहिए एनर्जी, वो एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है? लाइट फॉर्म में आ रही है, ठीक है, लाइट के फॉर्म में आ रही है। लाइट जब सब इनके ऊपर सब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की पड़ती है, इंक्लूडिंग क्लोरोफिल ए एंड इंक्लूडिंग एसेसरी पिगमेंट्स, इन सब के ऊपर जब लाइट पड़ती है, होता क्या है, ये हो जाते हैं एक्साइट, ठीक है, ये हो जाते हैं एक्साइट, ये मतलब इनमें एनर्जी जनरेट हो जाती है आफ्टर अब्सॉर्बिंग द फोटोन पार्टिकल्स ना, दे गेट एक्साइटेड, दे गेट एक्साइटेड। तो ये जब एक्साइट हो जाते हैं ना, ये अपनी एनर्जी, ये जो एसेसरी पिगमेंट्स है, ये अपनी एनर्जी क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देते हैं सभी। क्लोरोफिल ए खुद भी एक्साइट हो जाता है बिकॉज वो भी डायरेक्टली सनलाइट अब्सॉर्ब कर रहा है फोटॉन्स के फॉर्म में। एंड बाकी जितनी भी एसेसरी पिगमेंट्स है आसपास, ये सारे भी अपनी एनर्जी किसको दे देते हैं? क्लोरोफिल को ए को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज वो है रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल एसेसरी पिगमेंट्स रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, कौन करेगा? क्लोरोफिल ए ही करेगा। उसको इसलिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसको ज्यादा एनर्जी कैसे मिलेगी? जब एसेसरी पिगमेंट्स भी अपनी एनर्जी उसको दे देंगे, ठीक है, ऐसा होता है। तो हमारे जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं जितने भी आसपास के, वो सारे अपनी जो एनर्जी है क्लोरोफिल ए को दे देंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, क्लोरोफिल ए जो मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल ए सुपर एक्साइटेड, क्लोरोफिल ए हो जाता है सुपर एक्साइटेड, और उसके एक्साइटमेंट के वजह से वो अपने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स
दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, बिकॉज वो दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि वो क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर नहीं रह पाते, बिकॉज एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि वो क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर नहीं रह जाते और वो दो इलेक्ट्रॉन्स को वो पिगमेंट छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है। वो दो पिगमेंट्स छोड़ के दे कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर पिगमेंट, दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। दो इलेक्ट्रॉन वो पूरे कंप्लीट शेल को निकल के बाहर आ जाते हैं। जैसे तुम्हारी केमिस्ट्री में होता है ना यार, वो इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स वो शेल को निकल के अगले वाले शेल में चले जाते हैं, है ना, इट्स समथिंग सिमिलर टू दैट। तो ये भी वही चीज है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अभी इतनी एनर्जी आ गई है, अब वो इलेक्ट्रॉन हो गया है एक्साइट, अब वो शेल के अंदर नहीं रहना चाहता है, अब वो क्लोरोफिल के अंदर नहीं रहना चाहता है, बिकॉज उसकी एनर्जी हो गई एक्साइटेड। जब तक वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं करेगा वो वापस नहीं आएगा। तो ये एनर्जी से एक्साइट होके वो ऊपर राइज कर जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर। यू कैन से दैट, ठीक है, बोल सकते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यही होता है, वही है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है, इतना आप आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ, अब देखो एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर देखो ये तो है फोटोसिंथेसिस, ये है अगर हम प्लांट को डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डायरेक्टली लाइट देखें तो वैसा कुछ होगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ क्लोरोफिल ए को आइसोलेट कर लें प्लांट के अंदर से, सिर्फ क्लोरोफिल ए को प्लांट के अंदर से आइसोलेट कर लें, अब हमने उसके लैब कंडीशन में हम ले आए क्लोरोफिल को, हमने टेस्ट ट्यूब में डाल के रखा है, ठीक है, हमने टेस्ट ट्यूब में डाल के रखा है इंडिविजुअल क्लोरोफिल, एसेसरी पिगमेंट्स नहीं है, ओनली क्लोरोफिल इज देयर नाउ। ये देखो ओनली क्लोरोफिल इज देयर, सिर्फ क्लोरोफिल है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्लोरोफिल है। अब होता क्या है, हम इस जो हमने टेस्ट ट्यूब में क्लोरोफिल डाला हुआ है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स, अब हमने इस पे लाइट डाली, इस पे हमने लाइट डाली, लाइट डाली तो क्या होगा, इसके जो भी है फोटॉन पार्टिकल ये अब्जॉर्ब करेगा, तो ये एक्साइट होगा, एक्साइट होने के बाद ये दो इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल जाते हैं, मतलब इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से बाहर आ जाते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यूजुअली प्लांट के केस में जब अगर, क्योंकि अभी तो ये लैब कंडीशंस में है, बट जब प्लांट कंडीशन होती है, जब यहाँ पे प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जब यहाँ पे प्लांट होगा तब क्या होता है, ये जो टू इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो टू इलेक्ट्रॉन है, अगर ये चीज प्लांट के अंदर हो रही होती तो ये जो टू इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको एक्सेप्ट करने के लिए एक मॉलिक्यूल होता, इनको एक्सेप्ट करने के लिए एक मॉलिक्यूल होता जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी बिकॉज वो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है, पहले बार वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो यहाँ पे बैठा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो यहाँ पे होगा इसके ऊपर, कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एक्साइट होके आ जाते हैं, नाउ दे हैव एनर्जी, नाउ दे हैव पोटेंशियल टू डू समथिंग ना, इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को वो पकड़ लेता है, कौन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बट लैब कंडीशंस में तो है नहीं वो, लैब कंडीशंस में तो वो है नहीं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बिकॉज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो सेल के अंदर ही होगा, है ना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो सेल के अंदर ही होने वाला है, सेल के अंदर भी मतलब क्लोरोफिल के अंदर ही होने वाला है, क्लोरोप्लास्ट, सॉरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होने वाला है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो वो यहाँ पे है नहीं। तो इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब ये टू इलेक्ट्रॉन है हाई एनर्जी पे जाता है, अब हाई एनर्जी पे ये काफी देर तक रह नहीं पाएगा, क्यों नहीं रह पाएगा, बिकॉज इसको अपने लोअर एनर्जी स्टेट में पहुंचना है वापस से। देखो जब ये टू इलेक्ट्रॉन ना ये हाई आर पे आ जाता है तो ये हाई एनर्जी लेवल है, और हाई एनर्जी लेवल पे इट इज वेरी अनस्टेबल, अनस्टेबल रहेगा ये दो इलेक्ट्रॉन, तो इनको वापस कहाँ पे आना है, लो एनर्जी लेवल पे आना है, लो एनर्जी लेवल पे आना है, तो इन टू इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी कहीं पे, डू यू एग्री। अगर टू इलेक्ट्रॉन एनर्जी के साथ ऊपर चले गए, अब अगर उनको वापस उसी स्टेट पे आना है, तो जो एनर्जी उन्होंने गेन करी है, जो एनर्जी उन टू इलेक्ट्रॉन्स ने गेन करी है, वो एनर्जी उसे कहीं ना कहीं यूटिलाइज करनी पड़ेगी, डू यू एग्री, वो एनर्जी उसे कहीं ना कहीं यूटिलाइज करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इन लैब कंडीशंस क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं, लाइट एमिट करते हैं लैब कंडीशंस में, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमें कलर ऑब्जर्व होते हैं इसमें, ठीक है, इन लैब कंडीशंस में जब हम क्लोरोफिल को ऐसे करते हैं, तो ठीक है, रियल रियल में ऐसा नहीं होगा, रियल में आपको कोई भी कभी भी कलर वलर ऑब्जर्व नहीं होंगे, क्यों, बिकॉज ये दो इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने आप नीचे नहीं आएंगे, दे विल हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स, दे विल पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, डायरेक्टली वो नीचे नहीं आएंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्यों, बिकॉज
प्लांट के अंदर यहाँ पर बैठा होता है कौन? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जब हम पढ़ेंगे अगले अगले शीट में, अगले अगले लाइन अगले पेज में, तब आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये है हमने लैब कंडीशंस में देखा, और ये जो ऊपर वाला था, ये वाला जो था, ये था नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, इसको फिर एक फिनोमिनन बोल दिया गया है, इसको फ्लोरोसेंस बोल दिया है। फ्लोरोसेंस बिकॉज जब ये इलेक्ट्रॉन वापस लोअर एनर्जी यूटिलाइज करता है, एनर्जी एमिट करता है ना, तो वो कलर्ड फॉर्म में एनर्जी हमें दिखाई देती है। लैब कंडीशन में कलर फॉर्म में एनर्जी दिखाई देती है, इसको नाम दे दिया है फ्लोरोसेंस। इसको नाम दे दिया है फ्लोरोसेंस, इसको पढ़ लेना, ये वही चीज है। ठीक है, एनर्जी रिलीज दैट गेन एनर्जी, द एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ सम वेवलेंथ, किसी वेवलेंथ के फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, सम कलर इज सीन, एक्सपेरिमेंट के टाइम पे वो कलर के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो दिस वाज द बेसिक थिंग अबाउट द क्वांटोसोम की क्वांटोसोम क्या होता है। इट इज दी ऑल द पिगमेंट्स नेसेसरी फॉर व्हाट, नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिर वो जब लाइट अब्सॉर्ब करते हैं इन फॉर्म ऑफ फोटोन, तो उनकी वो क्या कर जाते हैं, एनर्जी, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, एक्साइटेड, तो फिर बाकी सारे नेसेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए को अपनी एनर्जी पास ऑन कर देते हैं। क्लोरोफिल ए भी जब सफिशिएंट एनर्जी गेन कर जाता है, उससे दो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाते हैं और हाई लेवल पे राइज कर जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। हाई एनर्जी लेवल पे प्लांट्स के अंदर होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, और आगे की स्टोरी जब होगी, आगे का जो स्टेप्स होंगे वो अगली शीट में देखते हैं। तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज अ क्वांटोसोम एंड हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस initiates the phenomenon of fluorescence also lab conditions में होता है ये। ठीक है, ओके, तो इससे पहले फोटोसिंथेसिस को समझने से पहले हमें दो चीज देखनी बहुत जरूरी है, हमें दो चीज देखनी बहुत जरूरी है। जो अभी एमर्सन ने बताया कि भाई दो फोटो सिस्टम है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि वो दोनों फोटो सिस्टम कौन से हैं। ठीक है, दोनों फोटो सिस्टम कौन से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद वी विल सी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो, तो फोटो सिस्टम को सिंपल नाम दिया, कोई रीडर नाम नहीं है, फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है। ठीक है, और ये 1 एंड 2 नाम डेफिनेटली आप लोगों को पता चल गया होगा अभी तक किस लिए दिया गया है। तो एक तो उसने 700 नैनोमीटर पे देखा था, और एक इसने 680 नैनोमीटर पे देखा था, इसलिए दो फोटो सिस्टम से ऑब्जर्व हुए। तो पहला देखो क्या होगा, क्लोरोफिल ए है और एसेसरी पिगमेंट्स हैं, सेम थिंग। बट इसमें जो क्लोरोफिल ए है ना, इसमें इस एसेसरी पिगमेंट में जो क्लोरोफिल ए है, दैट इज द रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल ए ही हमेशा रिएक्शन सेंटर होगा। बट इस फोटो सिस्टम 1 का जो क्लोरोफिल ए है, इट ऑलवेज अब्सॉर्ब्स वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 का क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। बाकी दे आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, बाकी उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। वी विल सी सम मोर डिफरेंस आगे, बट ये बेसिक डिफरेंस है कि जो क्लोरोफिल ए है फोटो सिस्टम 1 का, वो 700 नैनोमीटर अब्सॉर्ब करता है। दिस इज बिकॉज किसने बताया, ये एमर्सन ने एक्सपेरिमेंट करके बताया। और जो फोटो सिस्टम 2 है, वो अब्सॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर, वो अब्सॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। ये सेम चीज वापस आपको लिखी है, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं फिर से, तो अपन इसको तभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब कैसा होता है ये समझ में आ गया डिफरेंस फोटो सिस्टम 1 एंड 2 में? डिफरेंस समझ में आया? प्लीज एवरीवन कंफर्म। बोलो बोलो। यस सर। में आ गया सबको? एवरीवन, बाकी जितने लोग हैं प्लीज कंफर्म करें, बैठे मत रहो, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो। हाँ, ताकि आई गेट टू नो कि हाँ जब आप लोग हो यहाँ पे, वी कैन प्रोसीड ऑल्सो। कोई भी डाउट रहा, अगर अभी जो जो यहाँ पे 1 लिख रहा है, ये भी याद रखना कि मैं कभी भी कुछ भी पूछ भी सकता हूँ। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1 क्या डिफरेंस है, क्लोरोफिल ए अब्सॉर्ब्स 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ, एंड फोटो सिस्टम 2 में क्लोरोफिल ए अब्सॉर्ब्स 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ। सर हाँ, सर ये जो लाइट होती है, सनलाइट होती है,
जो फ्रीक्वेंसी सनलाइट फ्रीक्वेंसी एको कर रही है तुम्हारी, वॉइस नहीं आई क्लियर। अगर लिख सकते हो तो लिखो एक बार या वापस बोलो। लिख रहे हो क्या? Are you writing something? बल्कि मैं वेट कर रहा हूँ। लिखो लिखो जल्दी लिखो। फ्रीक्वेंसी कहाँ गई? वेवलेंथ, वेवलेंथ, यस वेवलेंथ इज ऑफ सनलाइट ओनली। सनलाइट की ही वेवलेंथ है ये। और कौन सा और कहाँ से लाइट आएगी? फ्रीक्वेंसी मत बोलो, फ्रीक्वेंसी कुछ और चीज हो गया है। वेवलेंथ की बात चल रही है, ठीक है। अब देखो ये चीज यहाँ पर ध्यान दो, फोटोसिंथेसिस का भी हम प्रोसेस देखने वाले हैं डेप्थ में। मतलब फोटोसिंथेसिस ऐसे तो भाई इन जनरल पता है कि ऐसा ये फोटोसिंथेसिस होता है, इट रिक्वायर्स दिस, प्लांट अपना खाना बना लेते हैं ना। बट अभी दिस इज 11th क्लास, तो अभी हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस इंटरनली, सेल के अंदर क्या चीज हो रही होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो वो चीज हमें ऑब्जर्व करनी है, ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। तो उसका जो प्रोसेस है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर वन विच इज लाइट डिपेंडेंट, मतलब वो प्रोसेस बिना सनलाइट के नहीं हो पाएगा, बिना सनलाइट के अधूरा है वो प्रोसेस, जिसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, और जिसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो इज लाइट, फॉस्फो यानी फॉस्फेट, राइलेशन फॉस्फेट का एडिशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फॉस्फेट का एडिशन, photophosphorilation, addition of phosphate because of light, ठीक है। दिस इज वन स्टेप, लाइट डिपेंडेंट फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होता है जिसका नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन, और एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट इंडिपेंडेंट या फिर उसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट या हम उसे बोलते हैं डार्क रिएक्शन, बट या फिर उसे एक और नाम है जिसका नाम है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल अगर आपने सुना हो तो केल्विन साइकिल जिसे बोलते हैं, या फिर उसे बोलते हैं C3 साइकिल, ठीक है, C3 साइकिल, ओके। तो दो प्रोसेस में होता है। अब ये देखो लाइट डिपेंडेंट है, मतलब ये अगर लाइट नहीं होगी तो ये प्रोसेस नहीं होगा। डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो डार्क टाइम में ही होगा, कि वो ओनली इन डार्क होगा, नहीं, ये दोनों टाइम में होगा। लाइट होगी तो भी होगा, लाइट नहीं होगी तो भी होगा, ठीक है। डार्क रिएक्शन का ये सीन है, समझ में आ रही है बात? डार्क रिएक्शन का ये सीन है कि लाइट होगी तो भी होगा, लाइट नहीं होगी तो भी होगा, ठीक है। ये मत कंफ्यूज होना कि अगर लाइट रिएक्शन लाइट में हो रही है तो डार्क रिएक्शन डार्क में होगी, नहीं, डार्क रिएक्शन दोनों जगह होगी, चाहे लाइट हो या ना हो। लाइट इंडिपेंडेंट है वो, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट। अब हमें पहला स्टेप देखना है फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, हम ये देख रहे हैं आज हम सिर्फ इतना खत्म करेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। डार्क रिएक्शन हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखो फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये भी काफी डिटेल्ड है, काफी डेप्थ है, ये बहुत ही ज्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम में। जो फोटोफॉस्फोराइलेशन जो प्लांट में हमने ऑब्जर्व किया है वो दो टाइप का होता है। वो दो टाइप का होता है, कौन सा? नंबर वन इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड द अदर वन इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। दो टाइप का होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, कौन सा? एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जो हम पहला वाला पढ़ रहे हैं, जो पहला वाला पढ़ रहे हैं वो होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये होता है मेजर पोर्ट, मतलब मेजरली जो स्टेप होने वाला है ना, मेजरली जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होने वाला है वो होता है बाई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अराउंड 70 to 80% नॉन साइक्लिक होता है, अराउंड 10 to 20% क्या होता है? साइक्लिक वाला होता है, ठीक है। दोनों होते हैं, बट ये आपको याद रखना है कि दोनों होते हैं, बट मेजर जो वो है वो ये होता है नॉन साइक्लिक। अब देखो, अब एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड देन उसके बाद सारे पॉइंट्स नीचे लिखे हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसे बाद में पढ़ते हो, अगर कहीं आपको नहीं समझ में आता कोई स्टेप की, यहाँ से ये क्या हुआ या फिर ये क्या हुआ, या ये लाइट कहाँ से आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, then everything is written step by step, step number 1 2 3 and 4 5 6 7, जितने भी स्टेप्स हैं ना यहाँ पर लिखे हुए हैं 8,
जितने भी है एंड तक 8 है, फिर ये साइक्लिक आ जाता है ना। 8 स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर आप कहीं पे भी कोई परेशानी आती है तो वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली डायग्राम से दिखाऊंगा, अगर कहीं जरूरत पड़ती है पढ़ने की तो हम उसे पढ़ भी लेंगे वहाँ से। ओके, देखो वही सेम चीज है, अगर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होना है तो फोटो सिस्टम रिक्वायर्ड है दोनों, एज पर एमर्सन कंक्लूजन कि 2 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेसिस एक से भी हो सकता है बट 2 प्रेजेंट होते हैं, 2 होगा तो फोटोसिंथेसिस हाई होगा। ओके, तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, नॉन साइक्लिक, याद रखो नॉन साइक्लिक, इट स्टार्ट्स विद PS2। It start with what? PS2। अब anybody want to tell me PS2 कौन सी वेवलेंथ अब्सॉर्ब करता है? PS2 फोटो सिस्टम 2 कौन सी वेवलेंथ अब्सॉर्ब करता है? 680, करेक्ट। PS2 680 की वेवलेंथ अब्सॉर्ब करता है, PS1 700 की वेवलेंथ अब्सॉर्ब करता है। अब देखो क्या हो रहा है, ये रहा हमारा बीच में क्लोरोफिल ए, ये रहा हमारा बीच में क्लोरोफिल ए, ये रहे हमारे एसेसरी पिगमेंट्स, ये रहा हमारा सनलाइट। ठीक है, PS2 है 680 वेवलेंथ अब्सॉर्ब करेगा। ये जो वेवलेंथ आ रही है बहुत सारी आएंगी लेकिन सबको डिस्कार्ड कर देगा, ये सिर्फ और सिर्फ 680 वाली वेवलेंथ को ये अब्सॉर्ब करेगा। 680 वाली वेवलेंथ को जब ये अब्सॉर्ब करेगा, सारे सारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं इनमें क्या आ जाएगा, फोटॉन्स ये अब्सॉर्ब कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे एक्साइट। एक्साइट होने के बाद ये लोग क्या करेंगे, जब फोटोन पार्टिकल, जब ये पार्टिकल्स एक्साइट हो गए तो ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे किसको, क्लोरोफिल ए को। ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर किसको कर देंगे, क्लोरोफिल ए को एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। एंड क्लोरोफिल ए भी, बिकॉज क्लोरोफिल ए के ऊपर भी सनलाइट गिर रही है तो वो खुद भी एक्साइटेड हो जाएगा। इतना एक्साइट हो जाएगा कि क्लोरोफिल ए को 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए से निकल जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन विल लीव द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को छोड़ के निकल जाएंगे। करेक्ट बात है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि देयर विल बी वन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, PEA, जो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इन केस ऑफ प्लांट्स, है ना। वो इलेक्ट्रॉन कहीं अगर जा रहा है तो वो ऐसे वेस्ट नहीं हो जाएगा, वो उसका यूटिलाइजेशन हम करने वाले हैं, बिकॉज हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो आए वो इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट करे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, PEA। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन इलेक्ट्रॉन्स को बाय द फॉर द टाइम बीइंग वो रखेगा अपने पास। ठीक है, फॉर द टाइमिंग अपने आप रखेगा। अब बिकॉज हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में है, हायर एनर्जी स्टेट में इट इज अनस्टेबल, तो क्या वो लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहेगा? डू यू एग्री? Will it try to come to lower energy state? है ना, it will try to come to lower energy state, lower energy state में वो आना चाहेगा। अब लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरना पड़ेगा। किससे गुजरना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके अंदर देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको उसे क्रॉस करना पड़ेगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू से पास होना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे बिकॉज उसमें एनर्जी है उसके पास, बिकॉज व्हेन इट विल पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहां से धीरे स्टेप बाय स्टेप हम उसकी एनर्जी लो करेंगे। मतलब थोड़ी एनर्जी यहाँ पे लॉस होगा, इस पे थोड़ी एनर्जी यहाँ लॉस करेगा, थोड़ी एनर्जी यहाँ लॉस करेगा, फिर वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, फिर वो नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। तो एकदम से ही हम उसकी सारी एनर्जी नहीं ले लेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप उसकी एनर्जी डिग्रेड करेंगे, उसकी एनर्जी कंज्यूम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वो सबसे पहले एंटर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन PS2 में बने होते हैं विद 3 डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिनका नाम है, वन इज, सबसे पहला आता है PQ। यू हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस, अगर आप यहाँ पे PC नहीं लिख सकते या फिर यहाँ पे आप CY नहीं लिख सकते, आपको PQ ही लिखना है। ठीक है, PQ स्टैंड्स फॉर प्लास्टिक क्यूनाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लास्टिक क्यूनाइन। ठीक है, प्लास्टिक क्यूनाइन ही बोलते हैं इसे। PQ stands for plastic quinine, CY stands for cytochrome complex, CY stands for cytochrome। ठीक है, cytochrome भी बोलोगे तो भी चलेगा, CY stands for cytochrome। and PC the last one stands for plastocyanin। ठीक है, plastocyanin is PQ, CY is cytochrome complex and PC is plastocyanin। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, अनफॉर्चुनेटली डेफिनेटली आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी, एग्जाम में आता है ये। ओके, अब क्या हो रहा है देखो, 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले विल बी ट्रांसफर टू PQ उसे ले लेगा, उसके बाद दे विल बी ट्रांसफर टू CY
सिवाय साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास एक पर्टिकुलर काम होता है जहाँ पे वो एनर्जी यूटिलाइज करता है। ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होती है ना, वो एनर्जी यूटिलाइज करता है। वो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज करता है? वो एनर्जी यूटिलाइज करता है एक एडीपी प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक फॉस्फेट और एडोनिसिन डाइफॉस्फेट को कंबाइन करेगा। तो कंबाइन करने के बाद क्या बनेगा? अगर हम एक एडीपी और एक फॉस्फेट को ऐड करेंगे तो हमें क्या बनेगा? एडीपी में एक और फॉस्फेट ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स एटीपी मिलेगा हमें। एडोनिसिन डाइफॉस्फेट में अगर हम एक फॉस्फेट और ऐड कर दें तो डाई की जगह ट्राई हो जाएगा ना, डी डाई इज 2, ट्राई इज 3। तो ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, साइटोक्रोम यूज करके इसे क्या कर देगा? एटीपी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके क्या बना देगा? एक बना देगा एटीपी, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि हर सीक्वेंस में कितने एटीपी बने हैं या फिर कितने एनएडीपीएच2 बन रहे हैं। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। आई एम 100% श्योर कि ये चीज आपको अभी कंफ्यूज कर रही होगी, बट एक बार साइकिल खत्म करने दो, एक बार साइकिल खत्म करते हैं ये वाली पूरी, उसके बाद वी विल अगेन रिवाइज, तब आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, ये चल क्या रहा है। तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम को क्रॉस करेंगे, साइटोक्रोम बोलेगा यार तेरे पास इतनी एनर्जी है, साइटोक्रोम बोलेगा इलेक्ट्रॉन को कि भाई तेरे पास इतनी एनर्जी है, थोड़ी मुझे दे दे, मेरे को एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करना है। इलेक्ट्रॉन बोलेगा ले भाई चल ले ले मेरी एनर्जी और कर दे कंबाइन। तो इसकी एनर्जी थोड़ी बहुत कंज्यूम कर लेगा साइटोक्रोम। एडीपी और आईपी, एडीपी और आईपी लिखते हैं इसे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसे बोलते हैं। उसे कंबाइन करके वो बना देगा क्या? एटीपी। ठीक है, और ये एटीपी हम आगे यूटिलाइज करेंगे, डोंट वरी। एटीपी इज एनर्जी, नथिंग बट एनर्जी। ये एनर्जी को हम आगे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में बिकॉज एनर्जी स्टोर रह सकती है, इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में नहीं रह सकता, बट एटीपी एनर्जी स्टोर कर सकता है। ठीक है, एटीपी में एनर्जी स्टोर हो सकती है। अब देखो, अब भाई वो 2 इलेक्ट्रॉन ने थोड़ी बहुत एनर्जी वहां दे दी, बट अभी भी उसके पास थोड़ी बहुत है, तो फिर वो और नीचे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब वो पीसी से पास करेगा, प्लास्टोसाइनिन से पास करेगा, यहाँ पर फिर से उसकी थोड़ी बहुत एनर्जी किसी अब हमें नहीं फर्क पड़ता क्या प्रोसेस होता है, बट वहाँ पे एनर्जी उसकी थोड़ी बहुत यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, अब वो आ जाता है एक नॉर्मल स्टेट पे, नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, जहाँ से वो उठा था ना, जहाँ से वो उठा था वो उस लेवल पे आ चुका है अभी 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखा जाए तो भाई ये इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएंगे? अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? देखो, अब ये देखो, ये देखा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, आफ्टर दे कम फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज साइटोक्रोम 2 है ना यहाँ पे, PS1 यहाँ पे खड़ा है इधर, these two electrons will then be absorbed by chlorophyll A of PS1. Okay, these 2 electrons will be absorbed by chlorophyll A of PS1. देखो PS1 ये रहा जो absorb करता है P700, इस पे भी सनलाइट गिर रही है, डोंट वरी, इस पे भी सनलाइट गिर रही है। यहाँ ये जो इसके एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये लोग भी एक्साइट हो रहे हैं और ये लोग भी एनर्जी क्लोरोफिल ए को दे रहे हैं। ठीक है, बट क्लोरोफिल ए के पास इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए ना उठने के लिए, इनके पास होते हैं क्लोरोफिल ए। कहाँ से आते हैं इनके पास? मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आते हैं, और इसके पास नहीं है। तो इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलते हैं? इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं फ्रॉम PS2 के स्टेप की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन रखेगा? क्लोरोफिल ए रखेगा। क्या रखेगा? क्लोरोफिल ए रखेगा। तो उसकी, ठीक है, बिकॉज वो 700 नैनोमीटर के सनलाइट ऑब्जॉर्व करेगा। ये जो एसेसरी पिगमेंट्स है दे विल गेट एक्साइटेड, दे विल ट्रांसफर देयर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, देन अगेन सेम थिंग, क्लोरोफिल ए जब हाई एनर्जी वो एक्साइट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए से निकल जाएंगे। करेक्ट है, सेम प्रोसेस जो वहां पर हो रहा था, सेम प्रोसेस जो वहां पर हो रहा था। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद डेफिनेटली अगेन सेम थिंग, कौन एक्सेप्ट करेगा उसे भाई? कौन एक्सेप्ट करेगा उसे? एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यस, PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, PS1 का, ये हुआ था PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पे है PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ये हो जाते हैं सेकेंडरी, फिर PQ, CY, PC, दीज आर ऑल सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एवरीथिंग इज अ चेन, PEA से लेके PC तक चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ से अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है, सेम थिंग होने वाली, एनर्जी स्टेट हाई होगी उसकी इलेक्ट्रॉन की, उसको हमें लोअर एनर्जी स्टेट में लाना है, उससे कुछ ना कुछ काम करवाना है। तो उसके बाद जो PS1 में होता है एक बंदा, एक कंपोनेंट जिसका नाम है FD स्टैंड्स फॉर फेरिडॉक्सिन। ठीक है, these are all different kind of molecules, ठीक है, FD is फेरिडॉक्सिन।
फेरिडॉक्सिन क्या करेगा भाई? इट गो फाइनली टू PS2 ना। नो नो नो, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, PS2 पे नहीं जाएगा। मैंने बोला क्या अभी तक PS2 पे गया? नहीं, PS2 पे नहीं जाएगा शिवम सर। PS1 और PS2 दोनों में क्लोरोफिल ए है, तो PS2 के क्लोरोफिल ए के बाद इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? अरे आई एम टेलिंग यू ना, मैंने आपको तुरंत उसी टाइम पे बोल दिया कि इसके पास क्लोरोफिल कहाँ से आता है। आई विल टेल यू जैदी, आई विल टेल यू इसके पास क्लोरोफिल कहाँ से आता है। किसी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों के पास नहीं है, इसके पास कहाँ से आता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? हाँ बस, वेरी गुड। रुको अभी सुनते रहो आगे। क्लोरोफिल PS2 क्लोरोफिल ए को 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलते हैं, ये एक्साइट हो जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से लेता है, उसके बाद वो फेरिडॉक्सिन में जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा, एक स्टेप हमें पीछे देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जा चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, और यहाँ से इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें रिफिल करना पड़ेगा, बिकॉज और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, है ना? इलेक्ट्रॉन रिफिल करना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रॉन कैसे रिफिल होगा, उसको एक स्टेप है जिसका नाम है हाइड्रोलिसिस, सॉरी फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो इज लाइट, लाइसिस इज ब्रेकडाउन। लाइट के वजह से वाटर का ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है देखो ध्यान से, डिस्क्रिप्शन में सब लिखा हुआ है, नीचे जो लाइंस है ना सब लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत हो जाओ। वाटर, ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ लाइट टू गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 H प्लस, दैट इज 2 प्रोटॉन्स एंड हाफ ऑक्सीजन। हाफ ऑक्सीजन डेफिनेटली अकेला नहीं रह पाएगा, ऑक्सीजन जल्दी से दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके O2 बना देगा। देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, जो हम इनहेल करते हैं ना वो यहाँ से आता है, जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन ना, वो ये ऑक्सीजन की बात चल रही है। देख समझ में आई बात? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? वाटर के स्प्लिटिंग के वजह से 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं क्या? कंफर्म जल्दी, एवरीवन प्लीज कंफर्म। वाटर के स्प्लिटिंग की वजह से हमें क्या क्या मिल रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 2 प्रोटॉन मिल रहे हैं 2H प्लस, एंड एक हाफ ऑक्सीजन मिल रहा है। एवरीवन प्लीज कंफर्म, गुड गुड, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ पे क्लोरोफिल ए के पास। देन अगेन द साइकिल कंटिन्यूज, ये हाइड्रोलिसिस कंटिन्यू रहता है, हाइड्रोलिसिस होता रहता है, इलेक्ट्रॉन PS2 के पास जाता रहता है, इलेक्ट्रॉन PS2 के पास जाता रहता है, ठीक है? अब ये मत समझ, ये ऐसा होता है कि दिस इज फॉर रीफिलिंग। वैसे इनके पास क्लोरोफिल ए के पास, बिकॉज ये एनर्जी इतनी जनरेट कर लेते हैं, इनके पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है ना? इनके पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, मतलब दिस क्लोरोफिल ए विल आल्सो हैव फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, बट वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने की एनर्जी लाइट की तरफ से आती है। दिस क्लोरोफिल A of PS1 will also have its electron, उसके पास भी उसके इलेक्ट्रॉन होंगे, बस वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की बात जहाँ से आती है, जो वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की बात कहाँ से थी, वो लाइट करता है। और कंटिन्यूस चाहिए होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, ये 2 चले गए, अब खाली हो गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिफिल कर लेगा, ऐसा है। बट ऐसा नहीं, क्योंकि खुद के पास नहीं रहते, खुद के पास भी रहते हैं, ठीक है? ओके, ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखो जो मैं आपको बता रहा था कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंटिन्यू रिफिलिंग इलेक्ट्रॉन की कहाँ से होगी? वाटर की स्प्लिटिंग से होगी। फिर ऑक्सीजन निकल जाता है, ऑक्सीजन हाफ O एंड हाफ O कंबाइन करके O2 बना देते हैं, ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज हो जाता है O2, हम इनहेल कर रहे थे, प्लांट रिलीज कर देता है, दिस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन। क्या रह गया यहाँ पे? 2H प्लस रह गया कि नहीं? ये 2H प्लस बेटा घूम घूम के आ जाता है यहाँ पे, ये 2H प्लस आ गया यहाँ पे, ये देखो जो एरो बनाया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या होता है, फेरिडॉक्सिन FD के हेल्प से कंबाइन होते हैं, कौन? 2 चीज कंबाइन होते हैं, NADP प्रेजेंट होता है, NADP ये जो मॉलिक्यूल है रिडक्शन में काम आता है, NADPH2 जो है ना, रिडक्शन, किसी भी चीज का अगर रिडक्शन करना हो ना, तो ये NADP काम आता है। जैसे ATP में एनर्जी होती है, वैसे ही NADPH2 में भी एनर्जी होती है, ATP से थोड़ी कम एनर्जी होती है बट होती है, ATP में भी एनर्जी, NADPH2 में भी एनर्जी है। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, 2H प्लस जो वाटर का स्प्लिट हो रहा था, ये 2H प्लस यहाँ से आ गए। अब देखो क्या हुआ, NADP प्रेजेंट था, NADPH होता है ये, ठीक है? NADPH
प्लस H प्लस, NADPH प्लस H प्लस, तो क्या मिल जाएगा? NADPH में H और प्लस कर दो तो क्या मिल जाएगा? NADPH2, डू यू एग्री? NADPH2 मिल जाएगा, उसे लिख के देखो तब आपको समझ जाएगा। NADPH प्लस प्लस H प्लस, तो HH जो है वो 2 हो जाएंगे तो H2 बन जाएगा, तो NADPH2 बन जाएगा, ठीक है, NADPH2 बन जाएगा वो। जल्दी बताओ मुझे ये चीज समझ में आई आप लोगों को? ओके, अब एक काम करते हैं, पूरी साइकिल वापस से एक बार पढ़ेंगे, पूरी साइकिल वापस से एक बार पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ अपने मन में या फिर आप बोल रहे हो तो बोल के अब रिवाइज करो। स्टेप्स होता है, नॉन साइक्लिक की बात चल रही है। हाँ, अब भाई इसको नॉन साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं सर? इसे हम नॉन साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी वापस नहीं आ पाए फोटो सिस्टम 2 के पास। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे ना, ये यूटिलाइज हो गए, NADP भी यहाँ पे आके खत्म हो गए। ये इलेक्ट्रॉन कभी वापस नहीं आ पाए क्लोरोफिल ए के पास, तो दैट साइकिल नेवर कंप्लीट, है ना? साइकिल कंप्लीट नहीं हुई वो साइकिल, बिकॉज ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है। इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। जेड स्कीम क्यों? अगर आपको ध्यान आ रहा है तो देखो, इसका एक शेप आ रहा है, इसका एक शेप बन रहा है, एक ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो इसको अगर आप ऐसे करके देखोगे तो इट इज अ जेड इन शेप, तो इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है, इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। तो अगर मैं वापस स्टार्ट करूं, आई विल जस्ट इरेज वन दिस ऑल द थिंग्स जो एक्स्ट्रा है, एक बार मैं इरेज कर देता हूं इसे। ओके, अब देखो ध्यान से कैसे होता है क्लोरोफिल ए। हमेशा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विल स्टार्ट फ्रॉम PS2। PS2 अब्सॉर्ब 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ, तो PS2 के क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करेगा, एसेसरी पिगमेंट्स भी फोटॉन्स अब्सॉर्ब करेंगे, एक्साइट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसे कौन पकड़ेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 कंपोनेंट है, प्लास्टोक्यूनाइन, साइटोक्रोम एंड प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। प्लास्टोक्रोम से वो पास करता है, साइटोक्रोम में जाएगा। साइटोक्रोम क्या करेगा? साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेगा कंबाइन करने को, किसको? ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके क्या बना देगा भाई? ATP बना देगा, ATP बना देगा, ठीक है। वो 2 इलेक्ट्रॉन अगेन पास ऑन हो जाएंगे प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन से वो किसके पास चले जाएंगे? क्लोरोफिल ए ऑफ PS1, ठीक है, PS1। ये PS2 था, ये रहा PS1। PS1 हमें पता है भाई क्या करता है, PS1 करता है क्या? ऑब्जॉर्ब P700 वेवलेंथ। वेवलेंथ कौन सी वेवलेंथ ऑब्जॉर्ब करेगा? P700 वेवलेंथ, ठीक है, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑब्जॉर्ब करेगा। तो भाई ये देखो, ये रहा क्लोरोफिल ए, ऑफ कोर्स ये भी, इसके भी ऊपर सनलाइट पड़ रही है 700 नैनोमीटर की, यहाँ से लाइट अब्जॉर्ब होगी, 2 इलेक्ट्रॉन फिर से रिलीज होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन को अगेन कौन पकड़ेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1। उसके बाद वापस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ PS2 में कौन होता है? FD होता है, पेरिडॉक्सिन। पेरिडॉक्सिन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यहाँ पे 2H प्लस अवेलेबल है, 2H प्लस को लेके और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेगा और प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ये H प्लस की वजह प्रेजेंस से NADPH2 बना देगा, NADPH2। एनर्जी यूटिलाइज होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन की, और 2H, 2 हाइड्रोजन आएंगे कहाँ से? वाटर के फोटोलिसिस से, ठीक है, वो हाइड्रोलिसिस नहीं, फोटोलिसिस बोलना है इसे, लाइट की वजह से होता है। जस्ट कंफर्म नहीं, मुझे आपको ये चीज समझ में आ गई पूरी? ये चीज पूरी समझ में आई क्या? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आया ना, प्लीज बताओ। सर बोलो शिवम। सर ये हमें ये भी पता करना है क्या, मतलब इसके बाद कहाँ पर जाता है ये आखिरी स्टेप के बाद? कौन? सर कि आखिरी स्टेप के बाद कहाँ पर जाएगा ये? आखिरी स्टेप के बाद क्या बचा आपके पास? देखो अभी हम साइकिल में अगर हम पता करें ना, तो हमारे पास क्या क्या चीज निकली है। हमारे पास ये ATP बना है यहाँ पे, वन थिंग, ठीक है।
हमारे पास यहाँ पे NADPH2 निकला है 2 थिंग, एंड हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन निकला है 3 थिंग। तो हमारे पास ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन खत्म होने के बाद क्या चीज निकली है भाई, क्या चीज निकली है? 3 चीज निकली है। एक ATP है, एक NADPH2 है, और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन तो डिफ्यूज होके सेल के बाहर आ जाएगा और प्लांट रिलीज कर देगा उसे, और हम जो इनहेल करते हैं ये वही ऑक्सीजन है। ठीक है सर, एक चीज तो ये होगी, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन बाहर आ गया। अब बचा कौन? ATP और NADPH2। ATP और NADPH2 कहाँ यूज होंगे? डार्क रिएक्शन में यूज होंगे। जो इसका जो सेकंड पार्ट है, जब हमने देखा था, जैसे ये वाला पार्ट लाइट डिपेंडेंट में तो हम पढ़ रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे ATP बन रहा है, NADPH बन रहा है, और यहाँ पर वो कंज्यूम होगा, यहाँ पे डार्क रिएक्शन में वो कंज्यूम होगा। तो डार्क रिएक्शन होने के लिए ATP भी लगेगा, NADPH2 भी लगेगा, तो वही बना रहे थे हम। ठीक है शिवम, समझ में आ गया? यस अथर्व। सर NADPH वाला सर समझ नहीं है सर, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। NADPH देखो यार, ATP जैसा ही होता है, बस थोड़ी ATP से कम एनर्जी होती है। ये NADPH2 ना रिडक्शन में, किसी भी रिएक्शन को अगर रिड्यूस करना है वहां पर ये लोग काम आते हैं, NADPH2। तो क्या होता है, NADP तो नॉर्मल, जैसे ADP बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं ना, ADP बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, वैसे ही NADP भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, वैसे भी NADP भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होता है जब यहाँ से 2H+ आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाती है, तो ये NADP रिचार्ज हो जाता है। रिचार्ज होना मतलब NADPH2 के फॉर्म में आ जाता है। 2H ये यहाँ से ले लेता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से ले लेता है, और एक्साइड और एनर्जी इसमें आ जाती है। फिर हम इस NADPH2 को डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है सेल के अंदर, कहीं पे भी अगर रिडक्शन तुम्हें करना है ना, कहीं पे भी अगर तुम्हें रिडक्शन करना है, वहां पे तुम ये यूज करोगे NADPH2। ठीक है, ATP तो तुम्हें पता ही होगा, ATP तो कोई हर जगह हेल्प होता है, एनर्जी के फॉर्म है। ठीक है ना, जहाँ पे भी एनर्जी चाहिए होगी तो वहां पर ATP काम आएगा। जहाँ पे थोड़ी कम एनर्जी चाहिए होगी, जहाँ पे कुछ चीज रिड्यूस कराना होगा, किसी चीज का रिडक्शन कराना होगा, वहां पे NADPH2 काम आएगा। ठीक है, और कुछ बाकी किसी को कोई डाउट? ओके, so we will not read all the points because these are the same thing जो हमने अभी पढ़ा है। This everything, I think the next entire thing, यहाँ पे भी जैसे अगर आपको फिर भी अगर कुछ नहीं होता ना, this will take it as a homework कि आपको रीड करना है खुद से जाके। I will share the sheet today, आप देख लेना। ये रहा वही वाटर का जो हाइड्रोलिसिस बताया हुआ है मैंने। ठीक है, NADPH2 कैसे बनता है, रिड्यूसिंग पावर इसे बोलते हैं, डार्क रिएक्शन में यूज होता है। एवरी क्वेश्चन, आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे ना, सबका आंसर ऑलरेडी यहाँ पर था। जेड स्कीम के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, क्या क्या मिलता है हमें? ATP मिलता है, NADPH2 मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, ये दोनों डार्क रिएक्शन में काम आता है। हाँ जी, लोकेशन इंपॉर्टेंट है बहुत, इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो थैलेकॉइड भी है ना, थैलेकॉइड भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। हमने देखा तो एक क्या देखा था, क्लोरोप्लास्ट देखा था। क्लोरोप्लास्ट देखा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या देखा था हमने? थैलेकॉइड्स देखे थे, डिस्क देखी थी, एक डिस्क। वो एक डिस्क भी डबल मेम्ब्रेनस है। एक डिस्क में भी 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो ये बोल रहा है कि ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, ये जो रिएक्शन फोटोसिस्टम ना, फोटोसिस्टम प्रेजेंट कहाँ पर है? तो ये फोटोसिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ ना, दोनों लेयर के बीच में, थैलेकॉइड पे समझो आप, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं? सारे फोटोसिस्टम, जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ना, सब मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, थैलेकॉइड के PS1 एंड PS2 की बात चल रही है, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। तो ये जो रिएक्शन टेक प्लेस करता है, ये कहाँ करता है? यहाँ करता है। अगर इसको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग अगर आपको लेनी है, तो एक डायग्राम मैंने जो बनाया है वो ये रहा। ठीक है, ऐसा होता है। हम इसको पढ़ेंगे बाद में, बट आपको दिखाने के लिए एक बार दिखा देता हूँ कि ये रहा, वो एक थैलेकॉइड है ये। ठीक है, इसको डोंट कंसीडर कि क्लोरोप्लास्ट है, वो भी ऐसा ही बनता है। दिस इज अ थैलेकॉइड, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज अ थैलेकॉइड। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ये रहे फोटोसिस्टम, देखो PS2 ये रहा, PS1 ये रहा, ऐसे रिएक्शन होती है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन होती है। ये रहा साइटोक्रोम, ठीक है, तो ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये NADPH2। ठीक है, बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मुझे बतानी थी वो है ये, वाटर को रिड्यूस करने के लिए कॉम्प्लेक्स यूज होता है। वाटर को रिड्यूस करने के लिए कॉम्प्लेक्स यूज होता है। ठीक है,
वाटर को स्प्लिट करने के लिए, वाटर का ब्रेक डाउन करने के लिए। वो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन पे। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, ये वाली इनर मेम्ब्रेन है। तो वाटर को स्प्लिट करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है सर? इनर मेम्ब्रेन पे। मतलब जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा वो अंदर की तरफ प्रोड्यूस होगा, यानी जो थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड का जो ल्यूमन है, थैलेकॉइड की जो कैविटी है, थैलेकॉइड की कैविटी के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। समझ में आई बात? क्यों अंदर प्रोड्यूस होगा? बिकॉज जो वाटर रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड, ठीक है। दूसरी चीज याद रखो कि जो NADP रिडक्टेज है, ठीक है ना, NADPH प्लस 2H प्लस को कन्वर्ट करके NADPH2 बनाने के लिए, NADPH2 बनाने के लिए भी एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज, ये NADP रिडक्टेज कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है सर? आउटर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि फोटोसिस्टम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई? थैलेकॉइड के ऊपर, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। फिर आपको पता करना है कि वाटर कॉम्प्लेक्स कहाँ पे होता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पर होता है? वो प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इसलिए ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो ल्यूमेन के अंदर होता है। फिर आपको पता करना है इसलिए देख रहे हो ना कि देखो ये यहाँ पे बन रहा है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ल्यूमेन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। और NADPH2 स्ट्रोमा, स्ट्रोमा याद है ना सबको? किसी को याद है स्ट्रोमा? स्ट्रोमा याद है? स्ट्रोमा पूरा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म मान लो, क्लोरोप्लास्ट का जो अंदर का पूरी जगह होती है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, वो स्ट्रोमा होती है। ऑल द कैविटी इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज स्ट्रोमा। तो जो NADP प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रोमा में प्रोड्यूस होता है। ये भी चीज याद रखना कि जो ATP प्रोड्यूस हो रहा है वो भी स्ट्रोमा में हो रहा है। वो कैसे होता है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, देखो मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ इसमें क्या हो रहा है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। बिकॉज हम स्टेप को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते, हम एक ही स्टेप को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसे 2 स्टेप में डिवाइड किया है। तो हमने पहले स्टेप में डायरेक्टली बोल दिया, यहाँ पे हमने बस डायरेक्टली ये कर दिया, हमने डायरेक्टली ये वाला स्टेप कर दिया। ये कौन सा स्टेप? ये वाला, कि भाई ये होता है सिर्फ, ये एक स्टेप है, ये पूरा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेप है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे कैसे क्या हुआ वो हमें वहां देखना है। और फिर ये वाला स्टेप है, ये सिर्फ हम बोल रहे हैं हवा में कि ये कंबाइन करके ये ATP ADP IP कंबाइन करके ATP बना देते हैं, बट ये इतना आसान नहीं है। ये कैसे और कहाँ होता है ये आपको जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, ये वाला पार्ट जब हम पढ़ेंगे तब क्लियर होगा कि ये ATP भी कैसे बन रहा है। तो ATP साइटोक्रोम यहाँ है, देखो यार साइटोक्रोम यहाँ है, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर, बट ATP देखो कहाँ बन रहा है? ATP बन रहा है बाहर की तरफ, स्ट्रोमा की तरफ। तो ये इतना 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 कंफ्यूजिंग है, ठीक है। बट आपको ये वाला डायग्राम कभी कोई नहीं पूछेगा, जो डायग्राम अभी दिख रहा है वो कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, आपसे जो पूछेगा तो वही पूछेगा। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ATP कहाँ बन रहा है, ठीक है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके, ये पढ़ेंगे हम, जब पूरा देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन समझ में आ गया होगा, ये सब कहाँ होता है वो मैंने आपको लोकेशन भी बता दी कि ये यहाँ होता है, ये यहाँ होता है। नेक्स्ट थिंग, तो वो हमने देख लिया अभी कौन सा, नॉन साइक्लिक देख लिया कि इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 2 680 वाला फोटो सिस्टम 2, वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो इलेक्ट्रॉन कभी पहुंच नहीं पाया वापस। वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं पहुंचा। क्यों वापस नहीं पहुंचा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन की साइटोक्रोम एक इलेक्ट्रॉन की फोटो सिस्टम 2 को कभी कमी नहीं पड़ी, फोटो सिस्टम 1 को कभी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? बिकॉज ऑलरेडी वहां पे वाटर स्प्लिट हो रहा था, ऑलरेडी वहां पर वाटर क्या हो रहा था? स्प्लिट हो रहा था, ठीक है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन कभी वापस आया नहीं, उसको कंटिन्यू रिफिल होता गया, बिकॉज वाटर स्प्लिट होता गया कंटिन्यूसली। तो इसीलिए उसको हम नॉन साइक्लिक बोल रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कभी लौटा नहीं। फिर एक आ जाता है सर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक आ जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आप समझ गए होगी कि इसको साइक्लिक हम बोल रहे हैं, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है ये इलेक्ट्रॉन घूम फिर के वापस इसी इलेक्ट्रॉन इसी क्लोरोफिल के पास आ जाएगा, इसी क्लोरोफिल के पास आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले अंडरस्टैंडिंग अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो एक डायग्राम जो आपने पहले किया था वो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि तो आप लोग टर्म्स भूल जाते हैं बहुत जल्दी।
यस करेक्ट करेक्ट, जो तुमने बोला ना जयदीप को भी, बस PS2 ही है रिस्पॉन्सिबल वाटर स्प्लिटिंग के लिए। PS1 में वाटर स्प्लिट नहीं होता। PS1 के पास वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। PS1 के पास वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। PS1 नहीं कर सकता वाटर स्प्लिट, PS2 ही कर सकता है। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये थैलेकॉइड है ना, थैलेकॉइड जिसकी हम बात कर रहे थे वो ये थैलेकॉइड है, ये वाला, ये एक ग्रीन कलर का डिस्क, दिस इज वन थैलेकॉइड, ठीक है, इसे हम थैलेकॉइड बोलते हैं। तो इस थैलेकॉइड के अंदर PS1 भी प्रेजेंट होगा, PS2 भी प्रेजेंट होगा, दोनों फोटो सिस्टम प्रेजेंट होंगे। बट ये होता है स्ट्रोमा लैमिली, जो मैंने अभी ड्रॉ किया ना, ये वाला जो कनेक्ट करता है 2-3 ग्राना को, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली। देख रहे हो ये लेबल किया हुआ है। स्ट्रोमा लैमिली में कौन सा प्रेजेंट होता है? ओनली एंड ओनली PS1। स्ट्रोमा लैमिली में कौन सा प्रेजेंट होता है? ओनली एंड ओनली PS1। थैलेकॉइड के अंदर दोनों होते हैं, PS1 भी PS2 भी। बिकॉज PS2 प्रेजेंट है इसलिए वाटर स्प्लिट हो रहा है, बिकॉज PS2 प्रेजेंट है इसलिए वाटर स्प्लिट हो रहा है, वाटर स्प्लिट हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है उसको। यही चीज आपको एक्सप्लेन करनी थी। वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। ओके ओके, तो ये भी हम देखने वाले हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है? वही सेम चीज यार। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, साइक्लिक में कौन यूज होगा? ओनली एंड ओनली PS1। नो, देयर विल बी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ PS2, ठीक है। PS1 यानी P700 क्लोरोफिल है, सेम इनर लाइट पड़ेगी, एक्साइट होंगे सेल्स, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसे पकड़ेगा पहले, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वो कहाँ पर आएगा भाई? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वो आ जाएगा FD पे। FD कौन था? फेरिडॉक्सिन। FD कौन है? फेरिडॉक्सिन। ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, FD, प्लास्टोक्विनाइन, साइटोसाइनिन एंड प्लास्टोसाइनिन। तो सबसे पहले ये आ जाएगा फेरिडॉक्सिन पे। फेरिडॉक्सिन से जब ये प्लास्टोक्विनाइन पे जाएगा, फेरिडॉक्सिन से जब प्लास्टोक्विनाइन पे जाएगा, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज करके ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके ATP बना देंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देंगे, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया। फेरिडॉक्सिन से जब प्लास्टोक्विनाइन पे जाएगा तब ये प्रोसेस होता है। सेकेंड प्रोसेस होता है जब साइटोक्रोम से प्लास्टोक्विनाइन जाता है, साइटोक्रोम से प्लास्टोक्विनाइन जाता है, सेम थिंग हो रही है। ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करके ATP बना लेंगे सर, ATP बना लेंगे, ATP बना लेंगे, ठीक है। एक चीज यहाँ पे पता चली, यहाँ पे NADPH2 कितने बन गए? NADPH2 कितने बने हैं यहाँ पे? NADPH2 यहाँ पे बने हैं 0, और ATP कितने बन गए यहाँ पे? और लोग भी हैं शायद क्लास में। बाकी I want response from everyone. I don't want you all to sleep. ATP कितने बने हैं? सामने है तुम्हारे। यस, 2 ATP बन रहा है, दिख रहे हैं तुम्हें यार यहाँ पे। FD से PQ जब जाता है तब एक ATP बन रहा है, और CY से PC जा रहा है तब एक ATP बन रहा है। सिंपल थिंग, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर नीचे आ जाएगा, प्लास्टोसाइनिन, यहाँ पे एनर्जी उसकी एकदम नॉर्मल हो चुकी है। अब ये एनर्जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस चला जाता है क्लोरोफिल A के पास, वापस चला जाता है क्लोरोफिल A के पास। वाई? बिकॉज क्लोरोफिल A के पास वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसको कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन की सप्लाई नहीं मिल पाती है, इसलिए वो क्या करता है, किसकी हेल्प कर लेता है? वो वही इलेक्ट्रॉन को वापस यूज कर लेता है, वही इलेक्ट्रॉन घूम फिर के वापस आ जाते हैं उसके पास, ठीक है। और ये साइकिल कंटिन्यू रहती है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक्सप्लेन फिर से किया हुआ है वही चीज। FD से PQ जाता है तब एक ATP बनता है, CY से PC जाता है तब एक ATP बनता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इन दिस प्रोसेस फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है, फोटोलिसिस ऑफ प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अगेन एक और चीज, क्या यूज हो रहा है? ओनली फोटो सिस्टम 1 यूज हो रहा है, ओनली फोटो सिस्टम 1 इज गेटिंग इन्वॉल्व, और कोई फोटो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा है ओनली ATP सिंथेसाइज्ड एंड नो रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर किसको बोल रहा है? ये NADPH2 को बोल रहा है, ठीक है सर।
NADPH2 को बोल रहा है कि NADPH2 नहीं बनता है, ओनली ATP बनता है सर। ओनली क्या बनता है? ATP बनता है। लोकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि PS1 का लोकेशन क्या होगा? स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली में कौन प्रेजेंट है? PS1। और थैलेकॉइड में कौन प्रेजेंट है? दोनों, PS1 एंड PS2। तो साइक्लिक वहां होता है और नॉन साइक्लिक कहाँ होता है सर? नॉन साइक्लिक कहाँ होता है? स्ट्रोमा लैमेली में। नॉन साइक्लिक कहाँ होता है? स्ट्रोमा लैमेली में। स्ट्रोमा लैमेली में नॉन साइक्लिक होता है, सॉरी, स्ट्रोमा लैमेली में साइक्लिक होता है बिकॉज वहां पर सिर्फ और सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? Should we move to our next topic? Did you understand photophosphorylation and cyclic and non-cyclic both? If yes, so can I ask questions to all of you? Can I ask questions to all of you? Okay. सर यहाँ से बताना एक बार दोबारा, क्या? यहाँ से दोबारा बताना एक बार, यहाँ पर मैंने एरो लगाया। एरो क्या लगाया लिखा ना। है? देखो ना, उधर लिखा हुआ है कि इन दिस प्रोसेस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड। ना, वाटर की जरूरत ही नहीं है बिकॉज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन घूम फिर के वापस आ जा रहा है। तो फिर वाटर को स्प्लिटिंग क्यों करना है? वाटर का स्प्लिट नहीं हो पाएगा, वाटर की स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं है बिकॉज इलेक्ट्रॉन घूम के वापस वहीं आ जा रहा है। उसके बाद साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ ATP बन रहा है, NADPH2 नहीं बन रहा है। वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, और कुछ? और कोई डाउट? सब क्लियर है? तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मतलब, और मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही आंसर करे। डोंट टाइप इट, टाइप नहीं करेगा आप, मुझे अब अनम्यूट करके बोलोगे। ठीक है, सो आई वांट आंसर फ्रॉम तनुजा। ठीक है, तनुजा टेल मी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हाउ मेनी ATPs आर फॉर्म्ड? ओनली तनुजा। ठीक है, बाकी कोई पूछेगा तो उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं उसके बाद। सर ओनली वन। Okay, correct. Only one ATP is formed. Okay, next question is for Sarita. How many NADPH2 is formed in non-cyclic and cyclic? Should I repeat? Sarita, are you there? I'm asking ki how many NADPH2 are formed in cyclic and non-cyclic photophosphorylation? Anybody else? Just tell me आपको पता है, just type it down कि किसको पता है। 2, come on, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। जस्ट, हाँ, जस्ट टेल मी कि आपको पता है कि नहीं। कंफर्म 1 और 0, किस किस को पता है? देन विल आस्क। ओके, कम ऑन, नेहा, नेहा आप बताओ अनम्यूट करके। बट बोलो।
व्हाट टू? मेरे 2 क्वेश्चन हुए हैं आपको, मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। साइक्लिक में कितना होगा, नॉन साइक्लिक में कितना होगा? NADPH2। ओके। So can I? हाँ, कौन था? मुझे पता नहीं। Bhakti. So in first non-cyclic, only one is formed, and in cyclic, nothing is formed. Okay, very good. Your answer is correct, Bhakti. And for your understanding, Neha and Shivam कब से क्वेश्चन पूछते से ही तुम दो बोलते जा रहे हो? कहाँ पर भाई दो? साइक्लिक में 2 NADPH2। Okay, Shivam will explain. I will open the sheet and Shivam will tell me कि उसके 2 NADPH2 कहाँ दिख रहे हैं साइक्लिक में। Okay, just give me. Shivam unmute करना और मुझे दिखा देना प्लीज। हाँ जी शिवम, ये रहा साइक्लिक। आई थिंक मैंने सही लिखा हुआ है। ये रहा साइक्लिक। मुझे बस तुमने एरो चलाया था, बहुत बढ़िया। मुझे दिखा दो जहाँ पे NADPH2 कहाँ बन रहे हैं। 2 एरो बना के दिखा दो, बोल के दिखा दो। Yeah, Shivam, I am waiting, and the rest of class is also waiting. Would you like to speak something? We are waiting, शिवम। तो आपने क्या लॉजिक लगाया, हमें वो बता दो ना एटलीस्ट, तो कि हम भी लगा सकें वो लॉजिक। कहाँ पे 2 NADPH2 आपको दिख रहे हैं, मुझे भी बताओ। शिवम चौहान, ऐसे गायब नहीं हो सकते आप। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ही गलत हुआ है। जस्ट टेल मी ना, आई क्लियर योर डाउट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड, शुड आई ओपन प्रीवियस स्लाइड? ओके, शिवम में सेइंग आई शुड ओपन प्रीवियस स्लाइड। सो ये लो, एक मिनट तो मुझे। दिस इज द प्रीवियस स्लाइड। यू वांट द डायग्राम ना? हाँ सॉरी, ये तो हमने की। हाँ ये वाला। ओके, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ इसे। जस्ट मार्क ना कि यहाँ पर 2 NADPH2 कहाँ मिल रहे हैं, और ये साइक्लिक की तुम बात कर रहे हो। तुमने 2 फॉर साइक्लिक लिखा है। इन साइक्लिक तो कुछ होता ही नहीं है। बोलो बोलो, वी वांट टू लिसन, वो वांट टू लिसन। हाँ, तो दिख गया मुझे, NADPH दिख गया, बट बना कितना है वहां? 2। बोलो यार, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम? जल्दी बोलो, अनम्यूट करो और बोलो। डोंट मार्क यार, मुझे दिख रहा है, वो सबको दिख रहा है। बोलो बोलो बोलो। बोल नहीं रहे हो यार, फिर अगली बार मैं भी तुम्हारे डाउट आंसर नहीं करूंगा। यस सर, 2 दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं 2? सर वो नीचे है ना। NADPH2 मुझे तो एक ही दिख रहा है। आपको ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ एक और वर्ड दिख रहा है कहीं पे भी? बता दो। NADPH2 ऐसा लिखा हुआ एक और वर्ड कहाँ है? नहीं सर, यही दिख रहा है सर। यही दिख रहा है मतलब, तो यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट एट ऑल। इफ आई टेल यू, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी द एंटायर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्लीज? प्लीज आप स्टार्टिंग से मुझे एक्सप्लेन कर दो। यहाँ से मार्क भी कर देता हूँ, यहाँ से शुरू हो जाओ। तो भाई सनलाइट गिर गई प्लांट के ऊपर, अभी शुरू हो जाओ, बोलो, हमारा भी रिवीजन हो जाएगा। सर ये ब्लू वाले, मतलब सर ये क्लोरोफिल ए से सर, फिर मतलब क्या है सर, एनर्जी गिर रही है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, फिर वो साइकिल के थ्रू पास होके फिर उसमें साइकिल में जब जैसे जैसे जाएगा सर, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक यूज कर लेगा आईसी वाई स्टेप है, एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा एटीपी बनाने के लिए।
तो सर वहां से फिर ICY पढ़ रहे हो तुम, ICY नाम की चीज भी नहीं है वहाँ पे, CY है वो सिर्फ। जब मैं सॉरी बोलता सर, हूँ तब नहीं देखते हो तुम। सर आई वो थिंक यू आर बिजी डूइंग समथिंग एल्स, आई एम डैम श्योर। तुम कुछ और करते हो इस टाइम पे। नो सर। तो कैसे तुम, यू आर जस्ट सीइंग व्हाट इज रिटन देयर, बट जो हम पढ़ रहे हैं तुम वो नहीं देख रहे हो। तुम अगर उसे अभी देख के भी ICY लिख रहे हो तो फिर तुम आगे चल के तो क्या ही लिखोगे उसे। You have maths also, Shivam? क्या सर? You have maths also, maths, PCMB. नो, नो सर। You only have PCB. यस। सिर्फ PCB है तुम्हारा, तो तुम्हें तो इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, जो तुम ले नहीं रहे हो। ठीक है, कल भी तुम कुछ और ही कर रहे थे, आज भी तुम कहीं और ही हो। Okay, anybody else would like to explain the entire cycle? Anybody else? Just tell me, I will choose. कोई दिक्कत नहीं है, if you miss something, I can tell you. सर ट्राई करूँ क्या? हाँ करो ट्राई सर। सर 680 वेवलेंथ की सनलाइट PS2 पे गिरेगी और 2 इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे क्लोरोफिल ए से। वो लेगा अपने PA फोटोन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बाद में ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे अपने PQ के पास, फोटो Q9 के पास। तो नीचे क्यों जा रहे हैं ये? हाँ, नीचे क्यों जा रहे हैं? नीचे क्यों जा रहे हैं, और ऊपर जाना चाहिए उन्हें। सर वो तो सर step है। एनर्जी डिक्रीज, हाँ लेट भक्ति एनर्जी डिक्रीज हो रही है। भक्ति को बोलने दो यार, तुम डोमिनेट कर रहे हो उसकी आवाज को। या भक्ति आप बताओ क्यों नीचे क्यों जा रहा है? सर जब लाइट की वेवलेंथ गिरेगी तब वो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना, तो स्टेबल होने के लिए वो एनर्जी लूज करता है। करेक्ट, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच चुका है, और हायर एनर्जी स्टेट पे वो कभी स्टेबल नहीं रहेगा, तो उसे स्टेबिलिटी वापस पाने के लिए उसे एनर्जी अपनी यूज करनी पड़ेगी। एनर्जी यूज करने के लिए उसे डाउन द ग्रेडियंट आना पड़ेगा, उसे नीचे आना पड़ेगा, जहां से वो शुरू ऊपर गया था उसे वहीं पे आना पड़ेगा, इसीलिए वो उस पर जा रहा है। ठीक है, तो आई होप अथर तुमने स्टार्टिंग बता दी, तो यू कैन टेल द एंटायर प्रोसेस। द इम्पोर्टेंट थिंग हेयर इज, जो क्वेश्चंस आपको नीट में आने वाले वो मैंने अभी पूछे, कितने NADPH2 बन रहे हैं, कितने ATP, ओके, ऑक्सीजन कितना बन रहा है, वाटर का हाइड्रोलिसिस कहाँ हो रहा है, लोकेशन कहाँ पर है PS1 की, PS2 की, ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, तो इस चीज पर थोड़ा स्पेसिफिकली ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये नॉन साइक्लिक था। अभी एक और चीज आपको और इजी करने के लिए मैंने, कि आपको डिफरेंसेस नहीं निकालना पड़े खुद से, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द डिफरेंसेस। ये देखो चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, ऐसे इसी फॉर्म में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा डिफरेंसेस क्या होता है। तो पहला जो डिफरेंस है, कंपैरिजन हमने किया है, वो किया है PS1 एंड PS2 में। तो पहला डिफरेंस तो आप क्लियरली बता सकते हो, PS1 में कौन सा होता है, वो कौन सा वेवलेंथ अब्सॉर्ब करेगा PS1? 400। PS1 डेफिनेटली 700 अब्सॉर्ब करेगा, एंड PS2 करेगा 680 अब्सॉर्ब। करेक्ट है, पहला पॉइंट ये। साइक्लिक, अब मुझे बताओ साइक्लिक कैसे होता है, मतलब साइक्लिंग कैसी होगी इसके अंदर। तो PS1 कौन से में इन्वॉल्व होता है, साइक्लिक में या नॉन साइक्लिक में? PS1 सर दोनों में होता है ना? दोनों में यूज होता है, PS1 दोनों में यूज होता है। ठीक है, PS1 दोनों में यूज, साइक्लिक में भी होगा, नॉन साइक्लिक में भी होगा। ठीक है, नॉन साइक्लिक में, साइक्लिक में तो सिर्फ PS1 ही होता है। एंड PS2 कहाँ पे यूज होगा फिर? PS2 कहाँ यूज होगा? PS2 सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक में यूज होता है। ठीक है, PS2 सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक में होता है। लोकेशन जैसे हमने आपको बताया था, PS1 कहाँ पर होगा? PS1 होगा ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड एंड स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, PS1 जो मैंने आपको बोला कि PS1 जो होगा मेम्ब्रेन में तो होगा ही थैलेकॉइड की, एंड स्ट्रोमा लैमेली में भी होगा। स्ट्रोमा लैमेली मैंने आपको दिखाया था, वो जो 2 थैलेकॉइड स्ट्रक्चर को, डिस्क को जो कनेक्ट करता है, 2 ग्रैनम को जो कनेक्ट करता है, उसे बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली।
तो वहां पर PS1 ही प्रेजेंट होता है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर इसने लिखा है PS1 कहाँ प्रेजेंट होगा, तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में भी है और स्ट्रोमा लैमेले में भी है, बट PS2 सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ थैलेकॉइड के अंदर मिलेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थैलेकॉइड में आपको मिलेगा। फिर ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होता है, देखो PS1 वाटर के फोटोलिसिस से एसोसिएटेड है क्या, PS1 में वाटर हाइड्रोलिसिस होता है क्या, फोटोलिसिस PS1 में, नो PS1 में फोटोलिसिस नहीं होता है, तो क्या ऑक्सीजन रिलीज होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है, PS1 में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। बट PS2 में वाटर हाइड्रोलिसिस होता है क्या, यस PS2 में होता है, इसलिए वहां पर लिखा हुआ है। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो PS1 की अगर बात चल रही है, PS1 को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है भाई, PS1 को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है, सबसे पहले तो क्लोरोफिल ए के पास खुद का होता है थोड़ा बहुत, तो क्लोरोफिल ए हो गया, और फिर PS1 को क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है, लिखा हुआ है देखो, फ्रॉम PS2, जब हम नॉन साइक्लिक की बात कर रहे हैं, PS2 से साइकिल शुरू होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है, फिर नीचे आता है, फिर PS2 के अंदर घुस के फिर ऊपर जा राइज करता है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिल रहा है, क्लोरोफिल ए के पास खुद के पास है, PS1 वाले के पास, और दूसरा सोर्स है PS2 से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं एनर्जी लूज करते हुए, वो वाला इलेक्ट्रॉन भी वो यूज करता है। PS2 का एनर्जी सोर्स कौन है भाई, खुद तो है ही वो PS2 का क्लोरोफिल ए, फिर PS2 हमें पता है कि कहाँ पे एसोसिएटेड है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो इसका जो एनर्जी का सोर्स है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, वो कौन है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, इसका एनर्जी का सोर्स कौन है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। ये था PS1 एंड PS2 का कंपैरिजन। अगर हम अभी एक और कंपैरिजन करें साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक के बीच में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट क्या क्या निकलते हैं भाई, साइक्लिक में क्या क्या प्रोडक्ट निकलते हैं, स्टार्टिंग में PS1 के पास क्लोरोफिल ए से ही इलेक्ट्रॉन आएगा, यस, एक साइकिल के लिए इनिशियली, ठीक है, उसको रिफिल करने के लिए, मतलब क्योंकि एक बार चला गया इलेक्ट्रॉन, फिर वो वापस तो आ नहीं रहा क्योंकि नॉन साइक्लिक है, तो वापस से इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन कौन देता है, वो वाटर स्प्लिटिंग से जाता है, ठीक है जयदीप। ओके, अब हम देख रहे हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक का कंपैरिजन। तो प्रोडक्ट क्या क्या निकलते हैं भाई, साइक्लिक में क्या निकलता है, ओनली एटीपी निकलते हैं, कितने निकलते हैं लेकिन ओनली एटीपी, कितने एटीपी निकलते हैं साइक्लिक में, कितने एटीपी निकलते हैं, 2 एटीपी निकलते हैं, करेक्ट, 2 एटीपी निकलते हैं, वेरी गुड। एंड नॉन साइक्लिक में क्या क्या प्रोडक्ट निकलता है भाई, एटीपी भी निकलता है, कितना एटीपी, एक एटीपी, NADPH2 कितना, एक, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन बहुत निकलते रहते हैं, ऑक्सीजन का काउंट नहीं है बट निकलते रहते हैं। ऑक्सीजन इवॉल्व, ऑक्सीजन निकलता है साइक्लिक में क्या, नहीं निकलता है, यहाँ पर निकलता है, यस निकलता है। साइक्लिक के लिए कौन कौन सा फोटो सिस्टम चाहिए होता है भाई, सिर्फ फोटो सिस्टम 1, साइक्लिक करने के लिए सिर्फ फोटो सिस्टम 1, नॉन साइक्लिक के लिए दोनों फोटो सिस्टम चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है, साइक्लिक को एक्सटर्नल सोर्स चाहिए क्या, नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी साइकिल है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है, साइकिल कंटिन्यू रहती है, इसलिए उसको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है। बट नॉन साइक्लिक वाले को एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है क्या, जी हाँ, उसको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है, क्यों, बिकॉज नॉन साइक्लिक है, इलेक्ट्रॉन एक बार निकलता है वो वापस नहीं आता, तो इलेक्ट्रॉन रिफिल कौन करता है, वाटर हाइड्रोलिसिस करता है, वाटर का फोटोलिसिस करता है, सॉरी। Which one of them is more efficient cycle? Non-cyclic, non-cyclic. 80% non-cyclic होता है, 80% non-cyclic होता है, because बाय प्रोडक्ट देखो ना, ATP निकल रहा है, NADPH2 निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन तो चाहिए ना हमें, ठीक है। एफिशिएंट इज नॉन साइक्लिक, मैक्सिमम इज नॉन साइक्लिक। कंडीशन देखो क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, दीज आर द कंडीशन जहाँ पे वो परफेक्टली काम करेगा, PS1 एंड PS2, ठीक है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक वाला है कैन वर्क इन लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, PS1 वाला है लाइट की इंटेंसिटी अगर कम होगी तब भी काम कर लेगा, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होगा तब भी काम कर लेगा, और एनारोबिक कंडीशन में भी काम कर लेगा, एनारोबिक यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नॉन साइक्लिक वाले का कंप्लीटली उल्टा है, उसको लाइट इंटेंसिटी भी ऑप्टिमम चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हाई चाहिए, एंड एरोबिक कंडीशन चाहिए, ठीक है। ये हमने देखा है सर, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन से हमने देखा है कि ये अगर कंडीशन उसे मिले तो
साइक्लिक ज्यादा होगा, ये कंडीशन मिले तो नॉन साइक्लिक ज्यादा होगा, ठीक है। एफिशिएंसी की अगर बात कर रहे हो तो नॉन साइक्लिक ज्यादा होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को। द डिफरेंसेस कोई भी अगर पूछ ले इस वे में अगर आप लिखोगे तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डिफरेंसेस, यस, इट्स द वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड बाय टीचर, ठीक है। इसके बाद ये कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी है, काफी लंबी है ये वाली थ्योरी, नॉट काफी लंबी बट काफी लंबी। हमारा सिर्फ यही टॉपिक बचा था, बट वी शुड नॉट स्टार्ट बिकॉज वो खत्म नहीं हो पाएगा एंड आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर नाउ, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीक, इन द कमिंग वीक। आई विल शेयर द शीट ताकि एक हफ्ता तक एटलीस्ट अब जितना हुआ है वो तो रिवाइज कर लो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।